हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। एंड आज हम लोगों को बात करनी है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ओके, सो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो हमारा चैप्टर है वो कवर कर रहे थे एंड हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। टुडे इज आवर 4th लेक्चर। सो इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला गया, ये कैसे प्रूफ किया गया कि डीएनए जो है हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो कल यानी कि अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने, कल से मतलब मेरा होता है प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, आने वाला कल नहीं, प्रीवियस लेक्चर वाला कल। सो वहां पे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और एक और एक्सपेरिमेंट और है हमारा, एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियोफाज, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग डीएनए वर्सेस आरएनए के बारे में भी कुछ बात करेंगे, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। सो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था और एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं फिर से कि यहाँ पे हमने क्या बोला था। हमारे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने 2 तरीके के स्ट्रेन लिए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। एक था हमारा एस स्ट्रेन, S3 स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, जिसके ऊपर एक स्मूथ सी कोटिंग बनी हुई थी, है ना, स्मूथ कॉलोनीज बना रहा था। एक हमारा था रफ स्ट्रेन या R2 स्ट्रेन, जिसके ऊपर रफ कॉलोनीज बना रहा था, जिसके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह नहीं थी। एस स्ट्रेन हमारा वर्ल्युएंट था जो निमोनिया कॉज कर रहा था, और आर स्ट्रेन हमारा कैसा था, आर स्ट्रेन हमारा नॉन वर्ल्युएंट था जो निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था। तो हमने ये स्ट्रेन लिया और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एस स्ट्रेन लिया और R2 स्ट्रेन है, या R2 स्ट्रेन लेकर के हमने डाला किसके अंदर, माउस के अंदर। तो R2 स्ट्रेन हमारा नॉन वर्ल्युएंट था, तो उस वजह से कोई डिसीज हुई नहीं, और माउस जो है हमारा इस केस में क्या करा, बढ़िया तरीके से सर्वाइव करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि लॉजिकल भी है। फिर हम लोगों ने क्या करा, फिर हम लोगों ने, मतलब हमने नहीं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने S3 स्ट्रेन लिया। ये स्ट्रेन लेकर के क्या करा, माउस के अंदर डाला। माउस हमारा, अब क्योंकि एस स्ट्रेन वर्ल्युएंट था तो माउस की हमारे डेथ हो गई। ये भी बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें भी कुछ नई बात नहीं है। अच्छा जी, थर्ड केस में इन्होंने क्या करा, इन्होंने हीट किल्ड कर दिया किसको, एस स्ट्रेन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट कर रहे हैं। तो थर्ड केस में इन्होंने हीट करके किल कर दिया एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, उसमें से लिया और उसको डाला माइस के अंदर। तो कायदे से बैक्टीरिया को जब हीट करेंगे तो वो किल हो जाएगा, कोई इंपैक्ट कर नहीं पाएगा। तो हमारा माउस जो था सर्वाइव कर पाया, ये सर्वाइव किया। लास्ट वाले केस में इन्होंने क्या करा कि हीट किल्ड वाला जो था, हीट किल्ड वाला जो था हमारा, उसको मिक्स कर दिया R2 के साथ, और फिर इसको क्या करा, इसको माउस में या माइस में हमारे डाला। होना क्या चाहिए था, कायदे से हमारा माउस सर्वाइव करना चाहिए था, क्योंकि हीट किल्ड से भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, यानी कि हमारा हीट किल्ड से भी माउस नहीं मर रहा था और आग से भी नहीं मर रहा था। लेकिन दोनों को जब मिक्स करके डाला इन्होंने माउस के अंदर, तो हमारा माउस जो है उसकी डेथ हो गई। तो यहीं पे हमने बात रोक दी थी कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, किस कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, अगर आप इस वीडियो के अंदर ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में दिखा रखी है एक चीज कि जब अब माइस हमारा मर गया, अब इस माइस से जब ब्लड सैंपल लिया, ध्यान से देखना, इस माइस से जब ब्लड सैंपल लिया तो उस ब्लड सैंपल के अंदर हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को उसके अंदर S3 वाले बैक्टीरिया मिले। सो हाउ इज इट पॉसिबल, आपने डाला था हीट किल्ड, आपने डाला था R2, और आप लोगों को माउस के ब्लड सैंपल से लाइव S3 क्या मिले, सेल बैक्टीरिया मिले। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो यही बात हम लोगों को कवर करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रफ स्ट्रेन डाला तो हमारा माउस जिंदा रहा, स्मूथ डाला तो माउस मर गया, हीट किल डाला तो भी माउस जिंदा रहा, दोनों को मिक्स करके डाला तो हमारा माउस मर गया। लेकिन क्यों मर गया, और ऊपर से जब हमने इसका ब्लड लिया तो ब्लड के अंदर हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को S3 स्ट्रेन या कह सकते हैं एस स्ट्रेन मिला। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे ना, वो उसका पता नहीं लगा पाए थे कि यार असल में जो हमारा वो है बेसिकली ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। या इस वाले केस में जिससे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उसको डाला किसके अंदर, प्लस में आर स्ट्रेन के साथ हम लोगों ने डाला किसमें, माइस में, हम लोगों ने डाला माइस के अंदर। अच्छा, माइस को यहाँ पे क्या हो गया, निमोनिया हो गया, उसकी डेथ भी हो गई। डेथ होने के बाद हम लोगों को इसकी बॉडी से एस स्ट्रेन मिला।
तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे वो पता नहीं लगा पाए थे कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल सी बात ये बोल दी, मतलब अपना काम आसान करने के लिए उन्होंने सिंपल सी बात बोल दी कि यार कुछ तो ऐसा हुआ है, या कुछ, जैसे कि अगर हम बात करें हीट किल्ड एस स्ट्रेन था तो माना कि इसकी जो प्रोटीन्स वगैरह है वो खराब हो गई होंगी, लेकिन कुछ हीट किल्ड में से ऐसा पार्ट या कुछ ऐसा पोर्शन आर स्ट्रेन में गया है, आर स्ट्रेन के अंदर गया है, जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसमें, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसके अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर, और उस एस स्ट्रेन ने इस माइस के अंदर डिसीज कॉज करी। एक बार फिर से फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना काम आसान करने के लिए सिंपल सी बात बोल दी कि हीट किल्ड जो हमारा बैक्टीरिया था उसके अंदर से कुछ पोर्शन या कोई चीज गई है आर स्ट्रेन के अंदर, जिस वजह से वो हमारा आर स्ट्रेन किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने डिसीज कॉज करी। ठीक है, अब उनको नहीं पता था ये क्या है, ये क्या सब्सटेंस है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, उनको नहीं पता था क्या सब्सटेंस है। तो उन्होंने इस सब्सटेंस को बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उन्होंने इस सब्सटेंस को क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, पहली बात याद रखना हमेशा, मैंने आपको पहले भी बोला था जब हम लास्ट लेक्चर में इसको शुरू कर रहे थे, तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो सब्सटेंस है जो एक बार फिर से हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में आया है और उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर। तो अब ये तो बता नहीं पाए कि भाई डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है। सो इनका काम आसान करने के लिए हमारे तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाथ बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसको पता लगाते हैं कि असल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, प्रोटीन गया है, डीएनए गया है, आरएनए गया है, क्या है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो तीन साइंटिस्ट थे हमारे, ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैककार्टी या मैकलिन मैककार्टी। अच्छा, इन्होंने इसके ऊपर काम किया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, उनके काम से पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल जो था माना जाता था। ठीक है, कि प्रोटीन जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसी की वजह से सारी चीजें होती है, इनके काम से पहले। अच्छा, इन्होंने जब काम किया तो लोगों को थोड़ा सा मतलब आंखें खुली लोगों की, तब जाकर के कुछ आसपास बदलाव देखने को मिला। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा इसको जरा समझते हैं। अच्छा, अब हीट किल्ड यहाँ पे एस सेल्स है, हीट किल्ड एस सेल्स है। एक बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और क्या प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्लस में आरएनए, एक मिनट रुको, हाँ, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये मेन चीज होती है। बाकी छोटी मोटी बातें जो होती हैं, लिपिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम जरा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा इसको करने में और थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, तो दिमाग खोल लेना अपना, एक मिनट रुकिए, इसको जूम कर देते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बढ़िया दिख रहा होगा। आसपास की लाइटें बंद कर देते हैं ताकि आपका ध्यान कहीं और ना जाए। ठीक है, आसपास की लाइट्स मैंने ऑफ कर दी है, इसको थोड़ा और अगर आप चाहते हैं तो जूम कर देते हैं हम लोग, इतना काफी है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना काफी है। चलो, सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या कहते हैं, हीट किल्ड एस सेल्स लिए। उस हीट किल्ड एस सेल्स में से शुगर, मतलब जो भी इनका कल्चर था, ठीक है, उसमें से शुगर निकाल लिया, उसमें से लिपिड निकाल लिया, उसमें से शुगर और लिपिड निकाल लिया। बचा क्या, बचा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। इस बात से सब एग्री करते हो, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिखते रहे करो, उल्लू की तरह आंख खोल करके बस देखते मत रहे करो। ठीक है, मुंडी हिलाए करो कि हाँ सर सही बात है। तो उन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स का कल्चर लिया, उसमें से लिपिड्स और शुगर्स निकाल लिए, बचा क्या, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये तीन चीज बची। अच्छा जी, बहुत खूब। अब उन्होंने क्या करा, इस कल्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी कि इस ये जो अपना हीट किल्ड एस सेल्स है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, या आप सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड एस सेल्स लिए और तीनों टेस्ट ट्यूब से लिपिड्स और शुगर्स निकाल दिए। ठीक है, निकाल दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इन्होंने क्या करा, एक में डाला एंजाइम प्रोटीनेस। प्रोटीनेस एंजाइम क्या करेगा, जो भी प्रोटीन बची होगी हमारे इस हीट किल्ड एस कल्चर के अंदर, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कल्चर क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो, जो बैक्टीरिया की जो ये ग्रोथ है, सारे के सारे जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जिसमें हम ग्रो करते हैं उसको हम कल्चर कहते हैं। एक में इसने डाल दी प्रोटीनेस, एक में डाल दिया इसने आरएनएस।
एक में डाल दिया इसमें डीएनए। अच्छा, कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और बातें लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमने इसमें प्रोटीनेस डाला, अगर हमने इसके अंदर प्रोटीनेस एंजाइम डाली, ये प्रोटीनेस एंजाइम हमारा क्या कर देगी, हमारा प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा आरएनए और इसमें क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। सेकंड वाले केस में इन्होंने आरएनएस डाला, तो आरएनएस एंजाइम जो होती है आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगी। बचेगा इसमें क्या, डीएनए और प्रोटीन। थर्ड वाले केस में हम लोगों ने डाला डीएनएस, डीएनएस एंजाइम डीएनए को डिस्ट्रॉय करती है, तो यहां पे क्या बचा, आरएनए प्लस में प्रोटीन, प्लस में प्रोटीन। एक मिनट बस, ठीक है, बहुत खूब, ये बात यहां पे हो गई है। अब इसको फिर से जरा जूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड पे किसी और जगह पे नजर डालनी ही नहीं है। ठीक है, चलो जी, बहुत हो गया, इतना काफी है। ओके, लाइट बंद कर दे फिर से, क्या बताओ, कर दे क्या? एक मिनट रुकना जरा, इसको थोड़ा सा, हाँ यहां से हो जाएगी अब। चलो जी, सो अब यहाँ पे देखिए, जब हमने लोगों ने पहले वाले कल्चर के अंदर क्या डाला, प्रोटीनेस एंजाइम डाला, तो प्रोटीन यहाँ पे बचा नहीं, बचा यहाँ पे क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब हमने इसको मिक्स किया किसके साथ, आर सेल्स के साथ मिक्स किया। यहाँ पे देखो आर सेल्स के साथ मिक्स किया, क्योंकि ग्रिफिथ ने भी तो क्या ही करा था, एस स्ट्रेन को मिक्स किया था किसके साथ, हीट किल्ड एस को मिक्स किया था किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ। तो जब हमने इसको आर के साथ मिक्स किया, तो कुछ टाइम बाद हम लोगों ने देखा कि कल्चर के अंदर हम लोगों को एस सेल्स बनते दिख रहे हैं, या कुछ टाइम बाद हम लोगों को ये दिखा कि इस कल्चर के अंदर हमारे जो एस सेल्स थे, ठीक है, सॉरी आर सेल्स जो थे एस सेल्स में चेंज हो रहे थे। अच्छा, इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि यार प्रोटीन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि अगर प्रोटीन निकालने से, सुनना मेरी बात बहुत प्यारे तरीके से, बहुत आराम से, अगर मैं हीट किल्ड एस सेल्स में से मैंने लिपिड्स निकाल लिए, शुगर्स निकाल दिए, मैंने प्रोटीन्स को भी किल कर दिया है, और जब मैं इसको आर सेल्स के साथ मिक्स कर रहा हूं, तो कुछ टाइम बाद मेरे को यहां पे आर सेल्स एस में ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रोटीन तो वो सब्सटेंस नहीं है जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, पहला पॉइंट। दूसरे केस पे आते हैं, दूसरे केस में हमने क्या करा है, आरएनएस डाला है, आरएनएस डाला तो आरएनए खत्म हो गया, प्रोटीन का हम पहले ही पता लगा चुके कि प्रोटीन हमारा है ही नहीं, बचा यहाँ पे क्या, डीएनए बचा। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। हम लोगों ने इस केस में क्या करा, आरएनए को डिलीट कर दिया, बचा क्या, डीएनए और प्रोटीन बचा। जब हमने ये वाला कल्चर आर सेल्स में डाला, तो हमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ पे आर सेल्स जो थे ट्रांसफॉर्म हो रहे थे किसके अंदर, एस सेल्स के अंदर। अब यहां से देखो, अगर चाहो तो तुम पहले दो केस से पता लगा सकते हो कि हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या सब्सटेंस है क्या, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन था, यहाँ पे डीएनए सॉरी यहाँ पे आरएनए और डीएनए था, यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन है, दोनों में कॉमन क्या है, डीएनए है। तो उससे हमें दो ही केस से पता लग रहा है कि हाँ भाई, हमारा जो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो डीएनए है। बट एक लास्ट बारी जो है, हम उसको कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्मेशन जरूरी है साइंस के अंदर। लास्ट वाली केस में हमने क्या करा, डीएनएस एंजाइम डाली, ये एंजाइम डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जब डीएनएस एंजाइम ने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बचा क्या, आरएनए और प्रोटीन बचा। ठीक है, तो उसके अंदर डीएनए नहीं है। अब जब हमने ये वाला कल्चर डाला किसके अंदर, आर सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा, नो एस सेल्स अपीयर, कोई भी एस सेल नहीं आए हमारे किसके अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डीएनए नहीं था। तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए था। कौन था वो, डीएनए था, प्रोटीन नहीं था, आरएनए नहीं था, डीएनए नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों का जो मिथ था ऑफ प्रोटीन बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल वो टूटा। बट अभी भी कुछ लोगों को यह था कि यार नहीं यार, हमें और कह सकते हैं अच्छे तरीके से प्रूफ चाहिए, हमें और बड़े तरीके से प्रूफ चाहिए। हम अभी नहीं मान रहे, मान लेके 50% लोग मान गए थे, लेकिन 50% थोड़ा ये कह रहे थे कि नहीं, एक और एक्सपेरिमेंट अगर होगा
तो हम मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अच्छा जी। सो अब हमारे दूसरे दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। तो ये रही हमारी मार्था चेस एंड ये रहे हमारे अल्फ्रेड। ठीक है, तो मार्था और अल्फ्रेड ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने किया था किसके साथ, एक वायरस है हमारा, दैट इज T2 बैक्टीरियाफाज। तो ये बैक्टीरियाफाज जो होता है, इसकी खास बात क्या है कि ये बैक्टीरिया के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है और उसी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, नाम में ही बैक्टीरियोफेज लिखा है। बैक्टीरियोफेज हमारे वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और उसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज सिर्फ दो चीजों का बना है, डीएनए का और प्रोटीन का। बैक्टीरियोफेज सिर्फ दो चीजों का बना है, डीएनए का और प्रोटीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो उसका आप ये रेड कलर वाला पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज डीएनए, और जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज प्रोटीन। ये पूरा प्रोटीन का कोट है, और रेड वाला पोर्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज डीएनए। ठीक है, सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। इस एक्सपेरिमेंट के बाद किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, इट वॉज अनइक्विवोकल। ठीक है, इसके बाद किसी ने उंगली नहीं उठानी, यानी कि इसका कोई जवाब ही नहीं था फिर किसी के पास। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हाँ भाई, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सवाल उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ था। ओके, उसको समझने की कोशिश करते हैं और बड़े तरीके से जरा काम करते हैं। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब करा बैक्टीरियोफाज के थ्रू या बैक्टीरियोफाज की हेल्प से, तो उन्होंने दो चीजें करी। दो चीजें क्या करी इन्होंने डीएनए को सबसे पहले तो लेबल किया, डीएनए और प्रोटीन कोड को। ठीक है, किसको, एक मिनट रुको, डीएनए को और प्रोटीन कोड को लेबल किया। लेबल करने से क्या मतलब है, आप लोगों ने अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नहीं किया है, बट हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज रेडियो एक्टिव लेबलिंग। केमिस्ट्री में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है, तो उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबलिंग करी थी। हमारा 32 फॉस्फोरस से डीएनए को लेबल करा एंड 35 सल्फर से प्रोटीन कोड को लेबल करा। अब रेडियो एक्टिव जब एलिमेंट हम यूज करते हैं तो उसको हम अलग से पहचान सकते हैं, बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं, या उसकी हम रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते हैं। चाहे किसी भी कल्चर के अंदर आप एक जगह नॉर्मल फॉस्फोरस डाल रहे हैं, एक जगह रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल रहे हैं, आप आराम से रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया। अच्छा, अब इन्होंने डीएनए को लेबल किया किससे, 32p से। सवाल उठता है 32p क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, फॉस्फोरस का। ठीक है, सवाल ये उठता है कि फॉस्फोरस से ही क्यों डीएनए को लेबल किया, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि प्रोटीन कोड को क्यों सल्फर से लेबल किया। अरे किसी और से भी तो कर सकते थे ना, तो ऐसा क्यों किया। तो अगर हम बात करें, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो वहां पे जो धीरे धीरे जब हम बैक्टीरिया हमारा ग्रो करता है, जैसे सॉरी बैक्टीरिया कह रहा हूं, हमने क्या करा, इस वायरस को ऐसे मीडियम में डाला जहां पे क्या प्रेजेंट था, ऐसे मीडियम में डाला जहां पे हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट था 32p वाला। उस मीडियम के अंदर हम लोगों ने उसको डाल दिया वायरस को, वो अपना वहां पे डिवाइड करता रहा, धीरे धीरे बात, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए के अंदर फॉस्फेट है, कहीं से तो वो फॉस्फेट उसको चाहिए ना, अपना डीएनए की कॉपी बनाने के लिए आसपास के सराउंडिंग से अपना वो फॉस्फेट लेगा। ठीक है, या कह सकते हैं न्यूट्रिशन लेगा, और वहां पे उसके अंदर फॉस्फेट एलिमेंट आएगा, फिर उससे डीएनए की कॉपी बनाएगा। तो हमने क्या करा, इस वायरस को ग्रो करा ऐसे मीडियम में जहां पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हम लोगों ने रख रखा था। ऐसे इसको हम ग्रो करते रहे, कुछ टाइम बाद इसके डीएनए के अंदर क्या 32p आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए जो हमारा 32p हो चुका। प्रोटीन की बात करें तो सेम विद द प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वायरस जो हमारा डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो उसको अपना प्रोटीन चाहिए होगा और डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आसपास के सराउंडिंग से या आसपास के जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा वहां से वो प्रोटीन लेगा, प्रोटीन लेगा, और उस प्रोटीन को जब लेगा तो साथ में प्रोटीन के अंदर क्योंकि सल्फर है तो सल्फर भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे इस बैक्टीरिया का जो प्रोटीन कोड था वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया 35S से। ठीक है, 35S से क्या प्रोटीन करा हमने, क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, और 32p से हमने क्या करा, डीएनए करा, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है। आपको पता है डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद इन्होंने 3 स्टेप्स परफॉर्म करे, दैट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफिकेशन। नाउ व्हाट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफिकेशन, जरा उसको समझते हैं। अब हमारे वायरस जो है, ठीक है, 2 तरीके के हमारे पास हैं, मतलब सेम ही वायरस है लेकिन 2 तरीके के हैं।
एक के अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव है, एक के अंदर हमारा प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है। दोनों के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे साथ साथ, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इस वाले वायरस से, रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। फिर इन्होंने क्या करवाया, प्रोटीन कोड वाले वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए वाला वायरस है, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन वाला वायरस है। तो दोनों को बैक्टीरिया से दोनों को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ फेजेस अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया इन सेपरेट एनवायरमेंट्स। अलग अलग हो रहा है, ये साथ में नहीं हो रहा, ये बस इसे यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। बट ये सारी चीजें हो रही हैं अलग अलग। ओके, नेक्स्ट। अब इन्होंने क्योंकि इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है ना कि वायरस जो है ना, हमारा वायरस वो चिपक जाता है। जब इसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसकी सरफेस से चिपक जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है हमेशा, जब ये वायरस हमारा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसकी सरफेस से चिपक जाता है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं, और वो बात थोड़ी सी जरूरी है। बैक्टीरिया और वायरस की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस की अगर हम बात करें, तो बैक्टीरिया जो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू, लार्ज साइज्ड होते हैं कंपेयर टू वायरस, ठीक है। या कह सकते हैं ये थोड़े हैवी होते हैं। और वायरस जो है हमारा, ये बहुत लाइट होता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं यार ये। बल्कि हमारे जो वायरस है यहाँ पे थोड़ा बड़ा भी दिखा रखा है, थोड़ा बड़ा दिखा रखा है इस डायग्राम के अंदर। ये वायरस इतने छोटे होते हैं कि ये अपना बैक्टीरियल सेल के अंदर घुस जाते हैं। तो अब तुम समझ ही सकते हो कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, ठीक है। ये बताने का एक रीजन है, क्यों बताया अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट ये याद रखना कि बैक्टीरिया की डेंसिटी, मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया जो है हमारा उसकी डेंसिटी इज हायर देन हमारा क्या, वायरस। आपको ये लिखना है, ये लिख लो, ठीक है। ये लिखना है, ये लिख लो। अगर ये नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सिर्फ लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है हमारे वो हेवियर होते हैं देन वायरस, ठीक है, देन वायरस। मैंने वेक्टर लिख दिया है, इसको जरा मैं सही कर दूं, एक मिनट रुको। चलो जी, हो गया, बस सिंपल सी बात मैंने बताई है। अच्छा, ये इन्होंने इन्फेक्शन कर दिया। अब सेकंड स्टेप जो था हमारा, दैट वाज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के केस में क्या करा, ब्लेंडिंग के केस में हमने ये जो बैक्टीरिया वायरस जो आपस में चिपक गए थे उनको बहुत तेज की शेक किया। शेक करने से क्या होगा कि हमारा ये जो वायरस है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा। ये जो हमारा वायरस है ये बैक्टीरिया की सरफेस से अलग हो जाएगा। ये जो वायरस है बैक्टीरिया की सरफेस से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये इसकी सरफेस से अलग हो गया। तो ब्लेंडिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया ये दोनों एक ही दूसरे से चिपके रहेंगे, और इनको अलग करना जरूरी है। लास्ट स्टेप जो था हमारा, दैट वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मशीन होती है हमारी, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती हैं, ओके। उसके अंदर हम लोग अपना जो भी सोल्यूशन वगैरह होता है वो डालते हैं, और ये मशीन ना उसको ना बहुत तेज स्पीड में घुमाती है, बहुत तेज स्पीड में। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जो हैवियर सब्सटेंस होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जो हल्का सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन में वो ऊपर की तरफ रहता है। सॉरी यार, मेरा गला आजकल बहुत खराब रहता है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन का बेनिफिट क्या है, ये पार्टिकल्स को सेपरेट करती है, ठीक है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हैं, वेट, ठीक है। तो जो हैवी सब्सटेंस होता है हमारा, हैवी सब्सटेंस वो लोअर साइड पे चले जाता है, ठीक है, और जो लाइट सब्सटेंस होता है हमारा वो अपर साइड पे ही रहता है। तो अगर मैं बैक्टीरिया की आप लोगों से बात करूं कि हमारा बैक्टीरिया किस तरफ होगा, तो मेरे ख्याल से सबका आंसर होगा कि भैया बैक्टीरिया जो है नीचे की तरफ होगा, क्योंकि बैक्टीरिया हैवी है। और वायरस, तो भैया वायरस जो है आपने कहा था हल्का है, तो वायरस ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। हमने सेम चीज करी, हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन करा। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इनिशियली सॉल्यूशन जो है कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो हैवी चीज होती है और जो लाइट चीज होती है वो सेपरेट कर जाती है, ठीक है। तो जो हैवी वाला पोर्शन होता है, हैवी वाला पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। जो लाइट वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, जो ऊपर की तरफ रह जाता है।
तो वायरस हमारे कहाँ पे थे, सुपरनेटेंट में आ गए हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे कहाँ आ चुके हैं, पैलेट में आ चुके हैं। इस बात से आई गेस सब एग्री करते हैं, नहीं करते हैं? एक मिनट रुको, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हमारा पैलेट में आ गया है। ओके भाई, यहां तक बात क्लियर है। वायरस हमारा कहां पे, सुपरनेटेंट में है, क्योंकि वायरस हमारा हल्का है। तो जब हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज करा तो वायरस हमारा ऊपर की तरफ रह गया, बैक्टीरिया बीइंग हैवी वो नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि हमारा कैसा है, वो हमारा हैवी है। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, सब कुछ एकदम सॉर्टेड है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने इन्फेक्शन करवाया, इन्फेक्शन करवाने के बाद ब्लेंडिंग करवाई, जिससे वायरस और डीएनए हमारे वायरस और बैक्टीरिया हमारे सेपरेट हो जाए। अब तुम खुद सोचो, अगर हम ब्लेंडिंग नहीं करवाते तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से कुछ बेनिफिट होता, क्योंकि वायरस और डीएनए आपस में चिपके, वायरस और बैक्टीरिया आपस में चिपके पड़े थे, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देते डायरेक्टली तो हो सकता था कि वायरस का और बैक्टीरिया का सेपरेशन ना हो पाता, यानी कि वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों आपस में चिपके पड़े थे। इसलिए ब्लेंडिंग करवाना जरूरी था कि वायरस हमारा बैक्टीरिया से अलग हो जाए। अच्छा जी ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी आप लोग इस चीज को थोड़ा आराम से देख सकते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में अभी जो काम की चीजें हैं सिर्फ वही देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि रेडियो एक्टिव 35S, यानी कि यहाँ पे सल्फर प्रोटीन को लेबल करा है, इस वाले केस में डीएनए को लेबल करा है। फिर यहाँ पे क्या करने दिया, इन्फेक्शन करने दिया, ठीक है। नीचे आओगे, यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, यहाँ पे ब्लेंडिंग करवाई, तो हमारे वायरस जो है डीएनए बैक्टीरिया से अलग हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसको एक बार जरा बंद कर दें, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, केस 1 की अगर बात करूं मैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, जो केस 1 था, केस 1, मैं पहले दोनों केस 1 और केस 2 लिख देता हूं, मेंशन यहां पे कर देता हूं केस 2, ठीक है। यहां पे हम 2 ट्यूब्स बना लेते हैं, एक मिनट रुकिए, किससे बनाए, इससे बना दें क्या, इसी से बना देते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा ट्यूब है, मान लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग ठीक है, चलता है इतना, ठीक है। अच्छा, इसका हम क्लोन लेकर के एक मिनट रुको, नहीं बना लेते हम, बेकार में क्यों ही टाइम वेस्ट करना है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, आई नो टेस्ट ट्यूब नीचे से थोड़े वैसे होते हैं, बट मेरे पास वाली शेप नहीं है, तो आप लोग इसको ऐसे ही वो मान लो, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ है कि भैया ऐसी तो टेस्ट ट्यूब है ही नहीं हमारे लैब के अंदर, ठीक है, ये तो आप गलत कर रहे हो, तो इसको हम नीचे से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये लो, ठीक है। चलो जी, बन गई टेस्ट ट्यूब बढ़िया वाली, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारा नीचे की तरफ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, हाँ जी एक मिनट, हाँ, अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन में, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में इन वाले पोर्शन में क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया को मान लेते हैं कि मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। अच्छा जी, इस वाले पोर्शन में भी यहाँ पे क्या है, हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, बट इट्स ओके, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। अच्छा, बैक्टीरिया के जस्ट ऊपर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वायरस से, ग्रीन कलर को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वायरस है, ठीक है, दिस इज अपना वायरस। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या है, वायरस। चलो जी, और ये कब हुआ है, ये आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है, ये आफ्टर कब है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। सो मान लेते हैं कि हम लोगों ने इस केस में डीएनए को क्या करा है, रेडियो लेबल किया है, रेडियो लेबल किया है, ओके। इस केस में हम लोगों ने क्या करा है, इस केस में हम लोगों ने प्रोटीन को
रेडियो लेबल किया है, ठीक है। और प्रोटीन को हमने करा था किससे, 35S से। डीएनए को किससे करा था, 32P से। ये केस हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। इस केस के बारे में हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। ये हमारा क्या है, दिस इज वायरस। मैं पहले लेबलिंग कर दूं, उसके बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दिस इज वायरस, ठीक है। दिस इज डीएनए, डीएनए नहीं बैक्टीरिया, सॉरी मेरे मुंह से बार बार डीएनए डीएनए निकल रहा है, ठीक है। बट दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया। अच्छा जी, ठीक। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे यानी कि हर्शे और चेज, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जिस केस में प्रोटीन कोट रेडियो लेबल था, उस केस में रेडियो एक्टिविटी वो कौन से रीजन में थी, वायरस वाले रीजन में ही थी। मैंने क्या बोला, रेडियो एक्टिविटी, एक मिनट, रेडियो एक्टिविटी को मैं यहां से आर से रिप्रेजेंट करूंगा और मैं यहां पे लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिविटी इसी वाले रीजन में थी। मैंने क्या बोला कि जिस केस में प्रोटीन कोट हमारा रेडियो लेबल किया गया था, उस केस में रेडियो एक्टिविटी किसमें देखने को मिली, उस केस में रेडियो एक्टिविटी हम लोगों को वायरस वाले रीजन में ही देखने को मिली। जिस केस में डीएनए रेडियो लेबल था, उस केस में रेडियो एक्टिविटी हम लोगों को वायरस में ना मिलकर के किस में मिली, बैक्टीरिया में मिली। क्यों? क्योंकि वायरस ने क्या करा, अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो उसने बेसिकली क्या करा है, अपना डीएनए डाला है बैक्टीरिया के अंदर, और फिर वो हमारा क्या करा है, फिर हमारा मल्टीप्लाई वगैरह करा है। तो उस केस में हमारे बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। दैट मीन्स कि वायरस ऑन इन्फेक्शन अपना क्या डाला, डीएनए डाला। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या गया, डीएनए गया। तो डीएनए को यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया गया। ये जो आप सारे के सारे डायग्राम देख रहे हो ना, क्योंकि अभी तो बहुत इजी है, ठीक है। अभी मैं जैसे की यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में तो बहुत आराम से बता रखा है। एक मिनट रुको, इसको अगर हम जूम कर दें, ठीक है। सो इस वाले डायग्राम में तो काफी आराम से दिखा रखा है कि हाँ, यहाँ पे बहुत इजीली दिख रहा है कि ये अपना यहाँ पे ये ब्लैक कलर का डीएनए है, ठीक है। रेड कलर का रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट है, यहाँ पे ब्लैक कलर का क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो यहाँ पे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ब्लैक कलर का डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए आ रहा है, यहाँ पे रेड कलर का डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए आ रहा है। लेकिन ये डायग्राम्स वगैरह हमारी हेल्प के लिए बने हैं। उस टाइम पे ये डायग्राम्स वगैरह कुछ नहीं थे। उस टाइम पे जो भी सारी चीजें हुई हैं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे हुई, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हुई हैं। उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि क्या कहते हैं, मतलब उनको ये आइडिया नहीं था कि हाँ भाई डीएनए ऐसा है या प्रोटीन कोड ऐसा है। वो सिर्फ इस चीज के ऊपर वर्क कर रहे थे कि उनको ये पता था कि बैक्टीरियोफाज के अंदर हमारा डीएनए और प्रोटीन कोड होता है, दैट्स इट। और उन्होंने वहां पे ये प्रूव करा कि बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरिया के अंदर क्या डाला, डीएनए डाला। तो क्योंकि डीएनए डाला और डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो बैक्टीरिया से, सॉरी वायरस से हमारा डीएनए किस में आ गया, वायरस बैक्टीरिया में आ गया। क्योंकि हमारा डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो हमारा क्या हुआ, वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाला, तो हम लोगों को रेडियो एक्टिविटी किस में देखने को मिली, बैक्टीरिया में देखने को मिली। दिस इज हाउ दे प्रूव्ड कि जो हमारा डीएनए है दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल। यहीं से प्रॉपर प्रूव आया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। और इसके बाद किसी ने भी सवाल नहीं उठाया कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं या ऐसा है। तो जो भी बच्चे खुचे लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं अभी हम नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि और एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए या हमें लगता है कि और प्रूफ होने चाहिए, वो सारे के सारे लोग इस बात से एग्री कर गए। और यहाँ के बाद से लोगों ने डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मानना शुरू कर दिया। ये पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार यहाँ से अगर नहीं समझ में आया कुछ तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे येलो कलर का डीएनए है, यहाँ पे तुम्हें को साफ साफ दिख रहा है कि ग्रीन कलर का प्रोटीन कोड है। तो जब वायरस ने इन्फेक्शन किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि येलो कलर का डीएनए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रोटीन कोड ऊपर ही है, यहाँ पे ब्लू कलर का डीएनए आ रहा है। तो दिख तो हमें रहा है साफ साफ कि डीएनए आ रहा है, लेकिन ये बाद के डायग्राम्स है भाई। ये जब बहुत उन्होंने अपना रिसर्च वर्क पब्लिश कर दिया तो उसके बाद डायग्राम्स वगैरह ये ड्रॉ किए गए हैं हमें पढ़ने की हेल्प के लिए, ठीक है। पहले उन्होंने कोई डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया को कल्चर वगैरह किया, एक को रेडियो लेबल करा मार्क, डीएनए को प्रोटीन कोड को मार्क करा, और फिर इन्फेक्शन वगैरह करवाया। सेंट्रीफिकेशन करने के बाद रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करी। तो जब डिटेक्शन हुआ फाइनली, तो उनको सिर्फ ये दिखा कि प्रोटीन कोड वाले केस में रेडियो एक्टिविटी वायरस के अंदर ही मिल रही है और डीएनए हमारे एकदम प्योर है, साफ सुथरे, कोई दिक्कत नहीं है।
डीएनए वाले केस में प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिविटी जो थी हम लोगों को बैक्टीरिया में देखने को मिल रही है और वायरस के अंदर कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। तो दैट्स हाउ दे कंक्लूडेड कि डीएनए जो है वायरस से बैक्टीरिया में चला गया, हेंस इट वाज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, इस तरीके से सारे के सारे काम हुए, इस तरीके से सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड हुई। यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट्स खत्म। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल फिनिश्ड। हमें पता लग गया है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट अब कुछ बातें और करनी है जिसको हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। सो अब हम डीएनए और वर्सेस आरएनए के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मानना था, ठीक है, कि आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे वायरस ऐसे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है। वायरसेस के अंदर होता है, ऐसे कोई एनिमल्स वगैरह के अंदर खास देखने को मिला नहीं है, ठीक है, उन्हीं में देखने को मिला है। नाउ अब यहां पे हम थोड़ा बहुत रीडिंग करेंगे। मैंने जानबूझ के क्या कहते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का पोर्शन लगाया है। चाहता तो मैं उसको मतलब अच्छे तरीके से वो कर सकता था, जैसे कि आप लोग मेरी पीपीटी देखते हैं, ठीक है, बड़े तरीके से बनी रहती है, लेकिन जान के मतलब मैंने इस वाले पोर्शन में एनसीईआरटी का स्निप लगाया, क्योंकि इसको हम एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं होता है। ओके, सो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, जो हमारी डिस्कशन चल रही थी अभी तक पहले, इट इज क्लियर दैट डिबेट बिटवीन प्रोटीन एंड वायरसेस, सॉरी एक तो क्या हो रहा है, एक तो ना जब बार बार एक ही चीज बोलते हैं ना तो वही दिमाग में चढ़ जाती है। डिबेट बिटवीन जो प्रोटीन थी वर्सेस डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, वो अब रिजॉल्व हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हम लोग कर रहे थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, तो मैंने बताया था कि जब मैक्लियोड, मैक्क्लेन और मैककार्टी वगैरह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो उससे पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज रिजॉल्व्ड कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तभी हर्शे और चेज ने भी ऐसा वायरस लिया था जिसके अंदर डीएनए और प्रोटीन था, ठीक है, तो रिजॉल्व हो गया। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, नाउ इट बिकम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट डीएनए हमारा क्या है, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। कब? आफ्टर हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अच्छा ठीक है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरसेस RNA is genetic material, for example tobacco mosaic virus, QB bacteriophage etc. कुछ वायरस के अंदर जैसे मैंने बोला था कि RNA genetic material होता है। Answer to some of the questions such as why DNA is predominant genetic material whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter has to be found from difference between chemical structures of the two nucleic acid molecules। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। Why DNA is predominant genetic material whereas RNA perform dynamic functions of messenger and adapter has to be found from the differences between chemical structures of the two nucleic acid molecule। So यहाँ पे क्या बोला गया है कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सो हम ये कह रहे हैं कि डीएनए और आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, क्योंकि कुछ वायरस के अंदर हमें आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल दिखता है, उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट ही नहीं होता, तो हम ये भी मान लेते हैं कि आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। वो भी फर्दर स्टडीज के थ्रू प्रूव हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठा रहे हैं कि क्यों हमारा डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। प्रीडोमिनेंट का मतलब किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि क्यों डीएनए को बोला गया कि यही हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है, जबकि जो मेन फंक्शंस होते हैं जैसे कि मैसेंजर हो गया और अडेप्टर हो गया। मैसेंजर मतलब वो होता है, ठीक है, जो बेसिकली हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर ना कोडिंग हो रखी होती है प्रोटीन्स बनने की, और अडेप्टर आरएनए भी होता है जो अमीनो एसिड्स लेकर के आता है, जो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ेंगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब पढ़ेंगे उसको हम। तो वहां पे आप देखेंगे जो मैसेज कैरी करने का काम है और अमीनो एसिड कैरी करने का काम है वो कौन कर रहा है, वो डीएनए कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी डीएनए हमारा प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, क्यों? ओके, दूसरी बात, इनके बीच में केमिकल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होता है, वो भी क्यों? ठीक है, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन केस ऑफ आरएनए क्या होता है, वहां पे यूरासिल प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ थायमीन, ठीक है। एक और डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है उसके सिर्फ थर्ड एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोस के सेकंड और थर्ड दोनों एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये भी मैंने बताया था। सो अब आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, पहले इस वाले पैराग्राफ को देख लेते हैं, यहाँ पे वही वाली बातें लिखी हुई हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? एबल टू रेप्लिकेट, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस यानी कि म्यूटेशन, एंड एक्सप्रेस करेगा खुद को इन सेल्फ ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स या मेंडेलियन फॉर्म्स। नाउ इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, अगर हम ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट को एक एक करके एग्जामिन करेंगे, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंट्री, both nucleic acid, RNA and DNA have the ability to direct their duplications. The other molecules in living systems such as protein fail to first criteria. It should able to generate its replica. RNA के अंदर और DNA के अंदर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल जो है फॉलो कर सकते हैं। ओके, A है तो T आ गया, C है तो G आ गया, वो वाला रूल फॉलो कर सकते हैं DNA में भी और RNA में भी। प्रोटीन में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो नहीं कर सकते, तो प्रोटीन का तो नामो निशान यहीं से हट जाता है कि वो एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट चेंज विद द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ऐसा नहीं कि इनिशियल स्टेज पे कुछ और तरीके का था, फिर और मिडिल एज पे कुछ और तरीके का हो गया, ओल्ड एज पे कुछ और तरीके का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल was very evident in Griffith transforming principle itself, that heat, ठीक है, which killed the bacteria at least did not destroy the sum of the properties of genetic material। अब अगर आप ये लोग ध्यान से याद रखेंगे, बैक्टीरिया जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट था, तो वहां पे असल में क्या हुआ था, वहां पर जब हमने हीट करा था तो प्रोटीन डैमेज हुआ था। तभी प्रोटीन वाले केस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं, या कह सकते हैं प्रोटीन तो चलो वैसे भी जेनेटिक मटेरियल है नहीं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि जब हमने हीट किया था उसके बावजूद आर जो हमारे एस्टिन बैक्टीरिया थे वो आर को कन्वर्ट कर रहे थे किसके अंदर, लाइव एस के अंदर। क्यों कन्वर्ट कर रहे थे? क्योंकि डीएनए का कुछ पोर्शन या डीएनए का थोड़ा सा पोर्शन अभी भी वेल फॉर्म्ड था, सही था, हीट से भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, स्टेबल था। दिस इज द रीजन कि जो हमने लास्ट में तो ये पता लगाया था ना कि भाई डीएनए वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या डीएनए ही वही सब्सटेंस था जो हमारा हीट किल्ड से आर स्टेन में गया था, लेकिन हीट करने के बाद भी डीएनए बचा। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट। जो हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर स्टेबिलिटी को काफी एविडेंट दिखाया गया है, क्योंकि हीट करने के बाद भी हमारा डीएनए जो था खराब नहीं हुआ था, ठीक है। इट्स यहाँ पे दिखा है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट हीट व्हिच किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसने डीएनए की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, या डीएनए को अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं किया था। बैक्टीरिया को मार दिया, प्रोटीन को मार दिया, लेकिन डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। दिस नाउ कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ डीएनए दैट क्या that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर डीएनए के दो, जैसे डीएनए के अंदर हमें पता है कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना डीएनए ऐसे, तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर आप इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद अगर इसके स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर जाते हैं, एक स्ट्रैंड ऐसे आ जाता है, एक ऐसे आ जाता है, तो जब कंडीशंस नॉर्मल होंगी तो वो स्ट्रैंड्स वापस साथ में भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड फर्दर, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझना होगा। फर्दर सेकंड OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लायबल एंड इजिली डिग्रेडेबल। आरएनए के शुगर के ऊपर सेकंड पोजीशन पे एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे डीएनए में नहीं होता है, एंड दैट मेक्स आरएनए वेरी रिएक्टिव। क्योंकि होता है ना कि जब एक OH ग्रुप हो दैट इज इजिली रिप्लेसेबल, तो उस OH ग्रुप को रिप्लेस करके कोई भी सब्सटेंस आ जाता है। तो आरएनए का जो वो वाला पोर्शन होता है, कह सकते हैं आरएनए जो एक तरीके से रिएक्टिव ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। उस OH ग्रुप की जगह कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, तो वेरी रिएक्टिव है एंड मेक्स आरएनए लायबल या लेबाइल, लायबल नहीं है, लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल। लेबाइल का मतलब होता है जो कि आराम से बदल जाए, आराम से चेंज हो जाए, ठीक है। नाउ आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, हैंस रिएक्टिव। अब कैटालिटिक भी क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं OH ग्रुप।
ठीक है। आरएनए का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है शुगर का, ठीक है। यहाँ पे भी OH ग्रुप है और यहाँ पे भी OH ग्रुप है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकंड और थर्ड दोनों जगह OH ग्रुप है। होता क्या है, यहाँ पे तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये OH जो है हमारा, ये यहाँ पे भी खाली है। अब इसकी जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकता है, तो इस वजह से काफी ये रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये काफी रिएक्टिव हो जाता है। चलो जी, ओके, ठीक है भाई। नाउ आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, ठीक है, ये बात हो गई है। डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। डीएनए कंपेयर करा जाए अगर हम किससे, आरएनए से, इट इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, क्योंकि उसके अंदर ये OH ग्रुप नहीं होता। डीएनए के अंदर ये वाला OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो थर्ड पोजीशन से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो कोई भी खाली पोजीशन बचती नहीं है जहाँ पे आके कोई दूसरा बंदा अटैच कर सके, ठीक है। Therefore, among two nucleic acid, DNA जो होता है is a better genetic material. This is the reason why DNA is better genetic material, or we can say predominant genetic material. एक और पॉइंट यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरासिल ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है, हमारा थाइमीन होता है इंस्टेड ऑफ यूरासिल, और थाइमीन जो है यूरासिल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। दैट कन्फर्स या दैट प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू हमारे डीएनए, ठीक है। सो ये सारी बातें जो है हम लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ अब बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों ही म्यूटेशन हो सकता है, दोनों के अंदर ही क्या कहते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग स्टेबल, तो ये फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है या फास्टर रेट पे चेंज होता है। म्यूटेशन हो सकता है अभी आप लोगों को समझ में ना आए, हो सकता है इस चैप्टर के अंदर हम उसको आगे पढ़ें, बट म्यूटेशन इज नथिंग बट चेंज इन स्ट्रक्चर्स। जैसे कि बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, आगे पीछे बेस पेयर्स हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। Consequently, virus having RNA genome, ठीक है, have shorter lifespan and mutate and evolve faster. जिनके पास क्या कहते हैं RNA जीनोम होता है, या जिन वायरस के पास RNA प्रेजेंट होता है, उनका लाइफ साइकिल थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है, और वो थोड़ा जल्दी इवॉल्व करते हैं। जल्दी इवॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि आरएनए के अंदर म्यूटेशन जल्दी होती है। आरएनए अनस्टेबल है तो चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कुछ बेस पेयर में चेंज आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे, तो जल्दी उसके अंदर इवोल्यूशन वगैरह होता है, ठीक है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन भी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि असल में होता क्या है, अगर हम लोग सेंट्रल डॉगमा फॉलो करें तो क्या होता है, डीएनए से पहले बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है फिर प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अगर किसी वायरस के अंदर सिर्फ प्रेजेंट ही आरएनए है तो डायरेक्टली प्रोटीन भी बना सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया आपने तो कहा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन भी होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से डीएनए बनता है, फिर हमारा प्रोटीन बनता है। ये भी एक केस है, बट कुछ कुछ वायरस ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। सो आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, hence can easily express character. DNA is however dependent on RNA for synthesis of protein, ठीक है। The protein synthesing machinery has evolved around RNA, ठीक है, और ये इंडिकेट करता है that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is perfect for storage of genetic information. बस सिंपल सी बात ये देखो, सीन क्या है कि डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं, दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं मेंडेलियन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। एक जो जगह जहाँ पे डीएनए बाजी मार जाता है, दैट इज वो वाला प्लेस, स्टेबिलिटी वाला प्लेस, ठीक है। डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए। बस यही एक रीज़न है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, आरएनए बहुत कम के अंदर है। आरएनए आप लोगों को वायरस में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत रेयर होता है। वायरस के अंदर भी बहुत सारी जगह डीएनए देखने को मिलता है, कुछ हमारे गिने चुने हैं, जैसे कि मैंने बताया था एक रेट्रो वायरस का ग्रुप होता है, उसी के अंदर हम लोगों को आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। आरएनए वर्ल्ड वाला पोर्शन जो है हम लोग इसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। क्विज के ऊपर आते हैं। सो क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, व्हेन हीट किल्ड S strain plus R strain was injected in mice, the mice survived, mice danced, mice died, so mice was dancing कि हाँ भाई ठीक है बच गए, नाच रहे हैं, या both A and C. When heat killed
एस स्ट्रेन प्लस में आर स्ट्रेन वॉज इंजेक्टेड इन माइस, तो क्या हुआ था, माइस जिंदा रह गया था, मर गया था, या डांस कर रहा था, या बोथ ए एंड सी, जिंदा रहकर डांस कर रहा था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज unequivocal proof of DNA being genetic material came from the experiment of Hershey, Chase, Watson and Crick, Frederick Griffith या Michelson and Stahl। तो ये आपको आंसर सेलेक्ट करना है कि अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल वो किसके एक्सपेरिमेंट से आया था। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जब हम लोगों ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन डाले थे तो माउस क्या हो गया था, मर गया था बेचारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, अनइक्विवोकल प्रूफ हर्शे और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट से आया था। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसके अंदर हम लोग आरएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, सिर्फ एक दो। ठीक है, और 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन करने में एक पूरा का पूरा लेक्चर मेरे ख्याल से लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी करना है कि रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन आप लोगों को करके दिखाएंगे हम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, मज़ा आएगा। एक क्लास में रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो जाएगा। वी आर गोइंग विद अ गुड स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 10 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर एवोल्यूशन वाला पार्ट आई गेस सिलेबस से डिलीटेड है, उसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर डिलीटेड हुआ तो बाद में करेंगे, अगर आ रहा होगा तो अभी कर लेंगे, बट मेरे ख्याल से वो डिलीटेड ही है। ठीक है, सो विल डायरेक्टली मूव टू हमारा जो वाला चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उस वाले चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे और उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के भी बहुत सारे पोर्शंस डिलीट हो रखे हैं, इम्यूनिटी वाला पार्ट उन्होंने पूरा उड़ाई दिया है। ओके, चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।